हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का वीडियो जो कि आपका क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, झारखंड बोर्ड के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आई वाले बटन पर क्लिक कर भी उसे देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो जो मेरा था वो पैसेज पर था और आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है ग्रामर के ऊपर। तो मॉडल सेट आप सबके पास होगा ही, अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मॉडल सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हम लोग चलिए ग्रामर को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 15 से आपका ग्रामर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज़ इन। तो पहली बात तो ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है, मॉर्निंग तक। ठीक है, और दिस के बाद से ये क्वेश्चन है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से वर्षा हो रही है। तो हो रही है क्योंकि यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। तो हैज़ होता है आपका प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो टेंस को कैसे पकड़ना है ये हम लोग समझ रहे हैं। हैज़ है तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आपका जो जो ऑप्शन में पास्ट लिखा हुआ वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हमें सही आंसर बताना है। ये सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास्ट लिखा हुआ है। हालांकि बाकी तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस है। तो अभी तक हमें ये डिसाइड करना है कि बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा। अब देखते हैं आगे। इट हैज़ बीन रेनिंग, तो रेनिंग में देखिएगा लास्ट में आपको ING मिलेगा, वर्ब के चौथे फॉर्म को वर्ब फोर कहते हैं इसे। ठीक है, तो वर्ब में ING जुड़ा हुआ रहता है, तो रेनिंग। तो जब ING जुड़ा हुआ रहता है तो वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि हैज़ है तो प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस वाला दो ऑप्शन है, ये C नंबर और D नंबर, लेकिन B में कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 और A मतलब A और B को रॉन्ग कर दिया। अब हमारा जो फैसला है वो C और D के बीच में होने वाला है। तो C और D के बीच में कैसे फैसला करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैज़ के बाद बीन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए हैज़ बीन यहाँ पर नहीं रहता, सिर्फ ING रहता, तब हमें सोचना पड़ता कि आंसर क्या होगा। बट यहाँ पर हैज़ बीन जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन है इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर D। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर आते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ, मतलब ये जो वाक्य है इसका पैसिव बनाने बोला गया, मतलब ये एक्टिव में दिया हुआ है और पैसिव में बनाना है। तो एक्टिव टू पैसिव का ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है ही टीचेस मी इंग्लिश। ही टीचेस मतलब टीचेस, टीच में ES लगा हुआ है, मतलब वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं, अक्सर ये काम होता है। तो अब इसको पैसिव में किस तरह से बदलेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हर एंड ही इज़ टॉट इंग्लिश बाई मी। तो थोड़ा समझते हैं कि इसमें से सही क्या होगा। सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट था ही और ऑब्जेक्ट था मी, है ना, तो मी इंग्लिश है ना, तो मी जो है ये आपका इधर आ जाएगा और जो ही है वो इधर चला जाएगा। तो मतलब मी का जो फर्स्ट पर्सन बनेगा सब्जेक्टिव फॉर्म वो क्या बनेगा, आई बनेगा, और ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। मतलब आंसर के लास्ट में हिम होना चाहिए। इससे हम लोग ये समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन नंबर C में हर लिखा हुआ है। हर जो है वह लड़की के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ही है तो एक कोई बॉय है, कोई लड़का है। तो इस तरह से आंसर नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से रॉन्ग आंसर को हम लोग गलत करते जाएंगे तो जो सही लास्ट में बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो C को काट देते हैं और देखते हैं आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। तो हिम और हिम यहाँ पर A और B में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी मी है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही है। आई एम टॉट है और इसमें आई वॉज टॉट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही टीचेस मी बोला जा रहा है। तो टीचेस का मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है,
तो प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तब टेंस को परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आपका मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर ही पास्ट में आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस का था तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो आई एम टॉट, क्योंकि वॉज तो पास्ट हो गया, तो बी भी रॉन्ग हो गया। सही आंसर क्या हो गया? आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ, फिर से पैसिव पूछा है, मतलब एक्टिव सेंटेंस ये दिया हुआ है, इसका पैसिव बनाना है। हु मेड दिस हाउस, इस घर को किसने बनाया। ठीक है, हु मेड दिस हाउस। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बाय हु इज दिस हाउस मेड, बाय हुम वॉज दिस हाउस मेड, हु हैज़ मेड दिस हाउस। ठीक है, और हुम वॉज दिस हाउस मेड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सही होगा। तो हु है, तो हु जो है ये बदल के हो जाता है बाय हुम। जब भी एक्टिव में क्वेश्चन में आपका हु लिखा रहा है तो ये इसको चेंज करके हम लोग क्या कर देते हैं, बाय हुम। तो इस तरह से बाय हुम आपका सिर्फ और सिर्फ बी नंबर में है, तो ऑटोमेटिकली ए, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये खोजना बहुत ईजी था। क्वेश्चन में हु रहेगा तो आंसर का शुरुआत क्या से होगा, बाय हुम से होगा। तो ऑप्शन बी सही है। बाय हुम वॉज दिस हाउस मेड, किसके द्वारा यह घर बनाया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर है। 18 नंबर, द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको वर्ब के फॉर्म को भरना है। ये वर्ब है प्ले, तो प्ले को हम लोग अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, बहुत सारे रूपों में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कौन सा फॉर्म जो है वो यहाँ पर सुटेबल होगा ये हमें बताना है। 18 नंबर में द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, देखते हैं चारों ऑप्शन क्या है। द चिल्ड्रेन प्लेज इन द पार्क, द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रेन वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो अब देखा जाए कि इसमें से गलत कौन है और सही कौन है। तो पहला ऑप्शन है द चिल्ड्रेन प्लेज। प्लेज जो है वो याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हैं, तो यह बहुवचन है मतलब प्लूरल है, तो उसके साथ प्लेज नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है वो यहाँ पर लग सकता है, लेकिन प्लेइंग जब लगाते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है इज, एम या आर। तो यहाँ पर इज, एम, आर नहीं है, जैसे कि इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, इस तरह से होना चाहिए था, बट नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कि क्या ये पास्ट में नहीं बन सकता है, डी भी तो हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि डी में एक मिस्टेक है। डी में बोल रहा है वॉज, वॉज है सिंगुलर, ठीक है, वॉज क्या है, एक वचन सिंगुलर, लेकिन चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, तो वॉज प्लेइंग नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोगों का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। नंबर 19, इंसर्ट सुइटेबल मॉडल। तो ये मॉडल से क्वेश्चन है, मॉडल जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, इन सब तरह के वर्ब्स को हम लोग मॉडल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। तो मतलब कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ये पूछ रहा है इसमें। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल मतलब अन्यथा, लेस्ट माने अन्यथा, नहीं तो कह सकते हैं, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो कौन सा सही होना चाहिए, वर्क हार्ड यू वुड फेल, वर्क हार्ड यू मे फेल, वर्क हार्ड यू कैन फेल, या वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क हार्ड यू मे फेल, लेस्ट यू मे फेल, मतलब अगर मतलब कि कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, तो फेल हो सकते हो, यहाँ पर संभावना की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लड़का प्रैक्टिस नहीं करेगा या मेहनत नहीं करेगा तो फेल भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो यह एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस है।
तो अक्सर लोग कहते हैं एग्जाम्पल देने के लिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये तो ऐसे भी इज़ होगा। हालांकि मैं यहाँ पे रीज़न बताता हूँ कि आर, हैज़ या वॉज ये तीनों क्यों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में रीज़न समझना ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन में ये सब का इस्तेमाल करने दे दिया जाए तो आप फंस सकते हैं। तो आर जो है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। और ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी जो है ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है। जो ईमानदारी है वह क्या है, उसको गिना नहीं जा सकता है। तो जब नहीं गिन सकते तो उसको एक वचन या बहुवचन में तो नहीं बांट सकते हैं, तो प्लूरल उसका नहीं होगा। तो प्लूरल नहीं होगा तो उसके साथ आर भी नहीं लगेगा, तो इस तरह से आर गलत हो गया। और हैज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हैज़, हैव ये प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसके बाद वर्ब 3 फॉर्म लगाते हैं, है ना। ऑनेस्टी हैज़, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि ऑनेस्टी का बेस्ट पॉलिसी, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मीनिंग के हिसाब से भी वो रॉन्ग है। और चौथा ऑप्शन है ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह से ये जो मुहावरा है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी था, अभी नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। आज भी ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक मुहावरा हो गया जो कि सही है। तो चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। सबसे पहले यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का एम है। तो एम जब भी लगता है ना तो एम के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, मतलब V4 लगता है। जैसे कि आईएनजी से वो अंत होगा वर्ब, जैसे कि प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, तो ऐसा वर्ब होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंपल है, जस्ट गो है, गोइंग नहीं है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। एम गोइंग होता तब सही हो सकता था, लेकिन गो है तो एम नहीं होगा, तो डी नंबर नहीं होगा। और सी नंबर में हैव कह रहा है, तो आई हैव गो टू दिल्ली टुमारो, ये भी ग्रामर के हिसाब से नियम को फॉलो नहीं करता है। अगर आई हैव के बाद हम लोग टू को लगाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में टू दिया रहता तब हम लोग सही लिख सकते थे कि आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब मुझे दिल्ली जाना है, तो वो एक सेंस बन सकता था, लेकिन वो भी रॉन्ग है। अब रहा बात शैल और विल का, तो देखिए फ्यूचर में क्योंकि टुमारो है तो शैल और विल दोनों का प्रयोग होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो में शैल भी लगा सकते हैं हम लोग और विल भी लगा सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट है कि जब हम लोग किसी बात को दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं या डेफिनेटली कहते हैं या अपने डिटर्मिनेशन को बताते हैं कि ये हमें काम करना है, ठीक है, यहाँ पर एक निश्चित वाक्य है, एक निश्चित वाक्य है कि मुझे कल दिल्ली जाना है, एकदम स्पष्ट है, तब वहाँ पर हम लोग शैल के जगह पे विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विल का प्रयोग इसीलिए यहाँ पर भी होगा, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। और 22 नंबर कह रहा है, आई नो द प्लेस डैश शी लिव्स, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ वह रहती है। तो जहाँ, ये इसका मतलब है जहाँ वह रहती है, तो जहाँ का मतलब क्या होगा, हु नहीं होगा, हु मतलब कौन होता है, व्हेन मतलब कब होता है, तो वेयर मतलब होता है जहाँ, ठीक है, देयर मतलब वहाँ। तो आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स, तो वेयर जो है इसका मतलब होता है जहाँ, इसीलिए ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रामर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। बाय।